पार्ट ऑफ दिस इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अभी मैं बात कर रही थी, पहले हम डिस्कस करेंगे कौन यूज करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कौन देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन देखेगा, क्यों देखना भी है, तो कौन यूजर्स हैं इसके। सबसे पहले मैनेजमेंट को सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। कौन से खर्चे फालतू के हैं, कौन से खर्चे परफेक्ट है, किन्हें कम किया जा सकता है, किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो तभी पता चलेगा ना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे। तो पहला है मैनेजमेंट, बहुत सारे डिसीजन में हेल्प करता है मैनेजमेंट को अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो। इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स देखने चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी जो बोलते हैं, मे बी द लायबिलिटी, जो भी होगा इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं हमारे यहाँ पर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, दे आर श्योरली इंटरेस्टेड इन आवर प्रॉफिट्स, देखने में कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना ये हमें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लॉन्ग टर्म लेंडर्स, ऑब्वियसली जो हमें पैसा देंगे लॉन्ग टर्म के लिए वो भी हमारे प्रॉफिट्स को देखेंगे, वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, क्या हम उस पोजीशन में हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमारी कैसी है, हम उनको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो अगेन फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। क्रेडिटर सप्लायर जो हमें माल दे रहे हैं क्रेडिट पे, उधारी दे रहे हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि भाई इनको माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इनका फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि नहीं है। उसके लिए एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो देखना चाहेंगे कि उनको सैलरी वगैरह जो उनके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो होते हैं उनको प्रॉपर मिल पाएंगे हमसे या नहीं मिल पाएंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो देखेंगे ही। टैक्स अथॉरिटीज़, जीएसटी भरना है, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी तो हट गया क्योंकि जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी भरना है, अदर टैक्सेस भरने हैं, तो गवर्नमेंट तो देखेगी ना इन्होंने कलेक्ट किए कितने, इन्होंने दिए कितने, इनपुट आउटपुट कितना है, सेटलमेंट कैसे होगा। तो टैक्स अथॉरिटी भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर पता लगाएंगे कि कितना टैक्स बनता है। ओके, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन योर एक्टिविटीज बिकॉज उसी से ही उनका जनरेट होता है टैक्स। अलग अलग टैक्सेस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों टैक्सेस लगते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, तो वो सारे गवर्नमेंट भी चाहेंगी। फिर अदर यूज़र हो जाते हैं, रिसर्चर्स हो गए या फिर कोई और अथॉरिटीज़ हो गई जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है जैसे आपके कह सकते हैं कि आपका जो यूनियन है, मान लो आप किसी एक यूनियन का पार्ट हो, मान लो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लो, वो देखना चाहेंगे। तो बहुत सारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करना चाहेंगे। आप खुद 11th और 12th क्लास के बच्चे, आप सबको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाले हो, किसी एक बड़ी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके एनालाइज करने वाले हो। तो आपको फायदा नहीं हुआ उनको ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कि आपको पढ़ने का मौका मिला, आपको प्रैक्टिकली जानने का मौका मिला, तो वो अदर यूजर में आप भी आ जाते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं दो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पे, इनका क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से ही पता लगता है, कैपिटल वर्ड मतलब कंपनी की कैपिटल बनाना, कंपनी की एसेट्स को बनाना। जब भी आप नई एसेट को एक्वायर करो या ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस, बनाओ, एसेट्स बनाने में जो खर्चा गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज, इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगेन आप परचेज करो फिक्स्ड एसेट्स को या फिर इरेक्शन यानी कि उसको इंस्टॉल करो, तो जो भी खर्चा आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, 3 माले की बिल्डिंग को 4 माले का कर दिया, 1 माला और बढ़ाया, अगेन वो भी आपका आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। परचेज और एक्वायरिंग एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, चाहे गुडविल लो, ट्रेडमार्क लो या फिर कोई मशीन लो, कोई प्लांट लो, कुछ भी, तो कैसे भी परचेज या एक्वायर करो एनी एसेट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सब में जो भी खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नहीं, कभी भी कोई चीज़ लेते हो उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते हो तो वो उसी का ही पार्ट माना जाता है। मान लो मशीन ली 20,000 की, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 5,000, तो मशीन का वैल्यू 25 गिनोगे। सेकेंड हैंड मशीन को भी अगर आप लेते हो और उसमें थोड़ा रिपेयर कराते हो तो भी उसी की वैल्यू में गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्डिंग बनाई, न्यूली कंस्ट्रक्ट की, उसके ऊपर व्हाइट वॉश किया, पहली बार फर्स्ट टाइम आपने व्हाइट वॉश किया, तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं। हाँ, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस में अगर आपने व्हाइट वॉश कराया है 4-5 सालों बाद, तो वो कैपिटल नहीं है, तो वो रेवेन्यू है। वो आपको समझना है। जब एसेट खरीदते हो उस टाइम पे अगर आपने कोई खर्चा किया किसी भी तरीके का, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, उसको सही करने का, तो वो सारा खर्चा कैपिटल में ही गिना जाता है, उसी एसेट के अंदर ही गिना जाता है, ध्यान रखना है। रेवेन्यू से अगर रेवेन्यू की बात करते हैं
तो ये हो जाता है रेगुलर नेचर। रेवेन्यू मतलब रेगुलर, कैपिटल मतलब वंस इन अ वाइल। ये रेगुलर मतलब रेगुलर का खर्चा क्या, डे टू डे एक्टिविटीज को, आप बिजनेस की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करते हो, हर महीने वेजेस देना, हर महीने सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट देना, पावर का पेमेंट देना, फ्यूल देना, ये सारे जो खर्चे हैं, गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करवाना, है ना, तो डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चा करोगे वो रेवेन्यू। अपकीप ऑफ द फिक्स्ड एसेट, मैं भी बता रही थी, व्हाइट वॉश पहली बार करवाया, बिल्डिंग बनाई और पहली बार करवाया तो वो कैपिटल है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हर साल उसमें जो रिपेयर वगैरह करवा रहे हो वो अपकीप करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कर रहे हो, वो रेगुलर यानी कि रेवेन्यू नेचर। एनी गुड्स, आप ड्यूरिंग द ईयर कोई भी गुड्स परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो डे टू डे एक्टिविटी है तो रेवेन्यू नेचर आ जाता है। डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यानी कि जो हमारी एसेट्स हैं उनका वैल्यू कम हो रहा है हर साल, तो थोड़ा थोड़ा जो कम हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं हर साल, जो लिख रहे हैं वो हर साल लिख रहे हैं ना, रेगुलर नेचर है ना, तो उसको यूज करने का खर्चा है, वो हर साल यूज करने का खर्चा, इसीलिए वो रेगुलर नेचर का है, इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एसेट खरीदने का, उसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगाने का, खरीदने का कैपिटल, हर साल डेप्रिसिएशन लगाने का रेवेन्यू। अमोर्टाइजेशन वर्ड आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन चैप्टर दोबारा से देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन भी बताया मैंने, एमोर्टाइजेशन भी बताया है, डिप्लीशन भी बताया है, देखो जाके, ऑब्सोलेंस भी बताया है वर्ड, तो वो उनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, 11th में हो, एक बार दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन समझ आएगा। सो दिस इज रेगुलर नेचर, डे टू डे नेचर के एक्सपेंसेस रेवेन्यू। वंस इन अ वाइल, किसी एसेट को बनाने का खर्चा कैपिटल, घर में शादी है खर्चा कैपिटल, घर में नॉर्मल बजट हर महीने का जो राशन आता है रेवेन्यू, है ना, तो वैसा सोचो दिमाग में, रेगुलर नेचर रेवेन्यू, वंस इन अ वाइल कैपिटल, एसी खरीदा कैपिटल, लेकिन घर में अगर स्टेशनरी खरीदी तो रेवेन्यू। ठीक है, सो ऐसा आपको समझना है, रेगुलर नेचर और ये वंस इन अ वाइल। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब करते हैं रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सभी पढ़ेंगे, देखते जाओ, समझते जाओ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट आप मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से लेकर जा रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आप एक अकाउंटिंग ईयर से लेकर जा रहे हो ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक, मतलब जैसे आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर लिया, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एडवर्टीजमेंट बनवा ली, एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया 5 लाख रुपए, अब वो एडवर्टीजमेंट क्या सिर्फ 1 साल चलने वाली है, नहीं ना, 5 साल चल सकती है, 10 साल चल सकती है, क्या पता चेंज ही ना करना पड़े। जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, अटली बटली डिलीशियस अभी तक भी चल रही है, वो गुड़िया चल रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक बार खर्चा किया और उसके सारे एक्सपेंडिचर बहुत सारे साल तक चले, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर वी आर टेकिंग फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें एग्जाम्पल दिया है मैंने, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक एग्जाम्पल है, किसी फर्म को, किसी बिजनेस को बनाते वक्त डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें हम राइट ऑफ करते हैं एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि ये ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा ईयर में हम इसको राइट ऑफ करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारे रिसिप्ट्स के कॉर्नर, कौन कौन से रिसिप्ट्स हैं? पहला है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीजिंग द लायबिलिटी और रिड्यूसिंग एनी एसेट, आप कोई एसेट को बेच दो या फिर आप लोन ले लो, इससे जो पैसा आएगा, जो रिसिप्ट आएगी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सिंपल समझना है, एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, इससे जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब सेल परचेज ऑफ एसेट्स नहीं, एसेट्स नहीं, सेल परचेज ऑफ गुड्स। तो एसेट सेल परचेज करोगे तो वो कैपिटल वाला पार्ट है, गुड्स को सेल परचेज करोगे तो वो नॉर्मल कोर्स है, तो उसमें जो आपको इनकम मिलेगी, उसमें जो पैसा मिलेगा विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि सेल्स का जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कमीशन आया, सेल्स आया, ये सब आया, ये नॉर्मल कोर्स से आया है, इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अब आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनती है? स्टेप 1, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ढूंढो, उन ट्रांजैक्शन को आइदर जर्नल में डालो, अगर आप जर्नल बना रहे हो तो जर्नल बनाओ, नहीं तो आप ओरिजिनल एंट्री की बुक्स यानी कि सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, इन सब में डालो। तो आप ओरिजिनल एंट्री की बुक में डालो या इसमें, डिपेंडिंग आपका बिजनेस कितना छोटा कितना बड़ा है।
तो जर्नल में डालना है या उसमें डालना है। उसके बाद उनको लेजर में क्वालिफिकेशन या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन करना है, क्वालिफाइड करने चाहिए लेजर में जाने के लिए, क्लासिफाई करना है, हमें लेजर में डालना है, अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं, उस लेजर से बनाना पड़ेगा हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ट्रायल बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगा। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट। चलिए अब प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाइए, नोटबुक पेन निकाल कर काम करना है साथ में ही।